नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बिहार और बंगाल में नफरत के पत्थर चले, हंगामा हुआ, आगजनी हुई। रामनवमी से शुरू हुआ यह हंगामा अब तक लगातार जारी है। सवाल एक ही है कि आखिर शहर शहर नफरती पत्थर किसने फेंके, किसने बंगाल से लेकर बिहार तक उत्पात मचाया, कौन है जिसको शांति पसंद नहीं और वो शहरों को हिंसा की आग में झोंक रहा है, जिसे ना ही कानून का इकबाल दिख रहा है, ना ही कोई डर। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हिंसा में सुलगता बिहार बंगाल। कहीं आगजनी, कहीं पत्थरबाजी, कहीं गोलीबारी, कहीं बमबाजी। दोनों प्रदेशों में उपद्रवियों का आतंक। रामनवमी से जारी हिंसा, आखिर किसकी साजिश? शोभा यात्रा पर चलाए गए नफरत के पत्थर। समाज में माहौल बिगाड़ने वालों ने मोर्चा संभाल लिया है। सड़कों पर घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, मनचाहा उपद्रव कर रहे हैं, फिर कायर की तरह छुप जा रहे हैं। सवाल वही कि आखिर कौन है उपद्रवी, कौन है जो शहर शहर सुलगा रहा है? सारा घर में आग लगा डलन जा, गेरू भैंस खोल के ले गए, जब बकरा बकरी सब रहे, गाय सब रहे, और सब के बाड़ी में आग लगा दे खते बनी जा। रौरा सब है, सब देख ली जा। का ले गई? 5 गो बकरी रही, सन एगो गाय रहे, सब ले गए जा खोल के। आई सब ढा दिलन जा घर। आई सब देखते बनी जा कि चौकी मौकी सब ले गए जा। कौन है जो बिहार और बंगाल को हिंसा की आग में झोंक रहा है? बिहार और बंगाल में हिंसा जारी है। दंगाइयों ने उपद्रव कर अपने मंसूबों को अंजाम दिया है। न तो कानून का इकबाल दिखाई दे रहा है, न ही कानूनी डंडे का डर। सवाल है कि किसकी शह पर यह सारा खेल चल रहा है? हिंसा पर लगाम लगाने का दावा करती पुलिस आखिर इतनी क्यों बेबस और लाचार है? नफरत के बीज रोपकर कौन अपनी मनमर्जी की फसल काटना चाहता है? अमन शांति को भंग करने वालों का हौसला इतना बुलंद आखिर कैसे हुआ? कह रहा जिलाधिकारी के आदेश से ये धारा लगा है, निकल जाए, बंद हो जाए, घर चले जाए, भाग जाए, क्या क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं इनके नेता से लेके इनके अधिकारी तक, ये जानबूझ करके संरक्षण में हिंदुओं के ऊपर सोची सब। नालंदा में तो 200% सोची समझी। आखिर रामनवमी का जुलूस निकलना था, तो सरकार क्या पहले से सजग नहीं थी? इसको तो एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। सवाल सियासत का है, सवाल समाज भी पूछ रहा है, सवाल हिंदू पूछ रहा है, और वही सवाल मुस्लिम भी पूछ रहा है कि आखिर ये दंगे क्यों हो रहे हैं, कौन इन दंगों को भड़का रहा है। यही इसके बारे में पता चला सासाराम, और वहाँ के बारे में तो तत्काल एक एक तरफ से करके तुरंत कंट्रोल किया। लेकिन कल देर शाम में 6 बजे बिहार शरीफ वाला जो पता चला है, और तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया, तो वहाँ भी कंट्रोल किया। लेकिन हमने कह दिया है कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। सब दिन बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा था, आप जानते ही ना, वर्षों से सब ठीक ठाक, थोड़ा बहुत इधर उधर करता था, उस पर एक्शन भी तुरंत करते थे ये लोग। इस बार आज काहे कर रहा था इतना? तो हमने कहा सब तरह से पूरे तौर पर देखिए, और बड़ा तकलीफ हुआ। जैसे पता चला हम लोग उसी के लिए एकदम बिल्कुल अलर्ट एक एक बात कर रहे थे, और सब लोग बड़ा तेजी से काम कर रहा। तब वो सब नहीं, कोई गड़बड़ जो भी किया है वो सबको वो पता करके एक्शन लेगा अपने ढंग से, जो उसका अधिकार है। तो हमने कहा कि जरूर तेजी से देखिए इसका। बंगाल भी सुलगा है। रामनवमी पर जो हिंसा हुई उसकी तपिश अब भी जारी है। तनाव बढ़ा हुआ है, खौफ के साए में लोगों के दिन गुजर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो हालात बने, राम भक्तों पर लाठियां चलाना, बम फेंकना, पत्थर मारना और शोभा यात्रा रामनवमी की रुकवाना,
आगजनी करना, हिंसा फैलाना, उपद्रव फैलाना, ये ममता बनर्जी जी की नाक के तले हुआ। कानून व्यवस्था कैसे चरमराती है, इसका सबसे बड़ा रोल मॉडल ममता बनर्जी जी है। और मुख्यमंत्री पक्षपात कैसे करता है, हिंदू विरोधी कैसे होता है, ये ममता बनर्जी जी में नजर आता है। एक वर्ग के साथ खड़े होकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने के लिए उकसाया कैसे जाता है, ममता बनर्जी जी के बोलों से नजर आता है। सब कुछ होता देखकर आंखें बंद कर लेना, मूंद कर बैठ जाना, ये ममता बनर्जी जी में नजर आता है। एक मुख्यमंत्री होकर एक पक्ष तक ही सीमित हो जाना और हिंदुओं के खिलाफ खड़े हो जाना, ये ममता बनर्जी में नजर आता है। ममता जी, थोड़ी सी तो ममता दिखाइए। बंगाल की हिंसा पर बीजेपी मुखर है। ममता सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर बंगाल क्यों सुलग रहा है। मुझे लगा कि नॉर्मल अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ। गवर्नर साहब को मैं जो फील्ड रियलिटी है वो फील्ड रियलिटी उनको रिपोर्ट करूंगा। लोगों के अंदर गुस्सा है, लोगों के अंदर क्षोभ है, लोग डरे हुए हैं, अभी भी अपने घर से नहीं निकल रहे। जो आवासन के लोगों से मेरे साथ बात हुआ, अपार्टमेंट के लोगों से, वो खुद बताया कि वो अभी तक डरे हुए हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं। जानबूझकर इतने बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, इसी स्टैम्पेड हो जाएगा। पुलिस खड़ा होकर देख रहा है, बड़ा बड़ा ईंटा पत्थर आ रहा है। मैं भी यहाँ तैयार हूँ। इतनी बड़ी चलते हुए रैली के ऊपर पत्थरबाजी हो रही, 2 दिन पहले घटना होने के बाद भी पुलिस तैयार नहीं है। बंगाल और बिहार में हिंसा का जिम्मेदार आखिर कौन है? यहाँ के लोग शांति चाहते हैं, लेकिन दहशतगर्दों का आतंक फिलहाल इस शांति पर हावी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बिहार, जहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन सरकार का दावा ठोकते हैं, लेकिन बिहार की तस्वीरें कुछ ठीक नहीं है। प्रशासन मुस्तैदी का दावा करती है, लेकिन हकीकत इससे इतर है। कहीं बम धमाके हुए, कहीं आगजनी की गई, और इन सब के बीच सुलगते बिहार के साथ राजनीति की चिंगारी भी भड़क उठी। रिपोर्ट के जरिए देखिए। हिंसा की आग में झुलस रहा बिहार। सीएम नीतीश के शहर में बवाल। बिहार शरीफ में कई जगहों पर फायरिंग। सुलग उठा सासाराम, बमबाजी से बिगड़ा माहौल। बिहार शरीफ और सासाराम में हिंसा का जिम्मेदार कौन है? सब कुछ तो ठीक चल रहा था, फिर आखिरकार रामनवमी पर हिंसा कैसे भड़क गई? पहले शुक्रवार को बिहार शरीफ और सासाराम में हिंसा हुई। पुलिस का कहना है कि वो मुस्तैद थे, फिर आखिर कैसे उपद्रवियों को मौका मिल गया? आज पूरा सिक्योरिटी टाइट है। धारा 144 लागू कर दिया गया है। पूरे ग्रामीण को जो है सारा दुकान संस्था जो भी है सारा बंद है। अभी तो सामान्य स्थिति ठीक है, कोई उपद्रवी के द्वारा कोई अभी रात में लेकिन गोली चली। हाँ, रात में गोली चली थी, लेकिन अफवाह है कि क्या है अभी तो क्लियर नहीं हुआ है। जांच पड़ताल किया जा रहा है इसमें। ये सवाल बेहद अहम है, लेकिन उससे पहले बिहार शरीफ और सासाराम का हाल देखिए। बिहार शरीफ में रामनवमी के दिन शोभा यात्रा निकली थी। वहां दंगाइयों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। जमकर आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई। तभी सुशासन बाबू की सरकार ने दावे के मुताबिक भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी थी, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हुआ। बिहार शरीफ में शनिवार की शाम हिंसा फिर भड़क उठी। एक दो नहीं बल्कि कई इलाकों में ताबड़तोड़ फायरिंग ने माहौल बिगाड़ दिया। बिहार शरीफ के पहाड़पुर, काशी तकिया, खासगंज में उपद्रवियों ने उत्पात मचाया। पहाड़पुर नालंदा में 12 राउंड फायरिंग हुई। काशी तकिया में 6 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए, कई पुलिस वाले घायल हो गए। बिहार शरीफ के पहाड़पुर का इलाका है, जहां पर गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है गुलशन कुमार राशन लाने के लिए पास के बाजार में गया था, लेकिन वहां पर उपद्रवियों ने उसे गोली मार दी। गोली लगने के बाद उसे नालंदा सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां से डॉक्टरों ने उसको पावापुरी के लिए रेफर कर दिया था, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। यहाँ गुलशन के कुछ परिवार के लोग हैं। क्या हुआ घटना बताइए। बापा मैया के लेके चल गए सर, आ गोलियां मार दे के बापा मैया के लेके चल गए, ओकरो ने छोड़ रहे सर। आदमी के गिरफ्तार के लिए करने के लिए कोई पता नहीं है कहीं। क्यों गिरफ्तार किया है? अब क्या मुसलमान ना धैले या कुल के अथी के लिए कब्जा में रख ले, अब मार डाल के की देने के लिए क्या पुलिस वो कहे नहीं दिया? पहले पुलिस वो कहना पुलिस दे देता तो झगड़ा होता है आगे। आप लोग को डर था कि इस तरह घटना हो सकता है? हाँ डर था, कहे नहीं दिया पुलिस। एक गाड़ी आया तो चल गया खड़ा पर, कहे नहीं दिया पुलिस। प्रशासन की तरफ से सब ठीक होने का दावा किया जा रहा है,
फिर सवाल वही कि जब सब कुछ ठीक है तो उपद्रवियों का हौसला इतना कैसे बढ़ गया? कैसे उपद्रव इस कदर बढ़ गया? बिहार शरीफ में पुलिस वालों की संख्या और बढ़ा दी गई। जिस वक्त बिहार सुलगा, उसी वक्त सासाराम में भी हिंसा भड़की। वहां बमबाज सड़क पर उतर आए, बेखौफ, निडर। उनमें न तो कानून का डर दिखाई दिया, न जरा सा खौफ। कल रात शेरगंज इलाके में हमला हुआ, जिसमें 6 लोग लहूलुहान हो गए। घायलों की हालत ऐसी कि रूह कांप जाए। बिहार में मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि बिहार में जल्दी से शांति की स्थापना हो। सरकार को कहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने सुबह गवर्नर साहब को फोन किया तो लल्लन सिंह जी बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हो। अरे भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं। बिहार की कानून और व्यवस्था भी ये देश का एक हिस्सा है। आप नहीं संभाल सकते, इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। नवादा में रैली के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने सासाराम न जा पाने का खेद जताया। इधर बम धमाके के बाद शहर की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, लेकिन ये हमला कई सवाल छोड़ गया है जिसके जवाब तलाशने बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए बात करते हैं जयपुर में हुए SC/ST समुदाय की हुई महापंचायत की, जहां SC/ST समुदाय के तमाम नेता शामिल हुए। SC/ST के हितों की रक्षा करने की मांग की गई। राजस्थान में जल्द विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में ये महापंचायत कर SC/ST समुदाय राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए मैदान में कूद गया है। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो चली है। जयपुर में SC/ST की महापंचायत हुई। तमाम नेता, मंत्री, विधायक शामिल हुए, लेकिन इस दौरान मंत्रियों के बोलने पर विवाद हो गया। विवाद की शुरुआत आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल के भाषण से हुई। उन्होंने जैसे ही भाषण शुरू किया तो आयोजकों ने उन्हें 2 मिनट में भाषण खत्म करने को कहा। बीच में टोका टोकी हुई। मंत्री मेघवाल नाराज हो गए, कह दिया कि जब बात ही पूरी नहीं कह सकते तो फिर बोलने का मतलब ही क्या। जिसके बाद मेघवाल नाराज होकर मंच से नीचे उतर गए, कार्यक्रम छोड़कर चले गए। इस दौरान नारेबाजी भी हुई। मेघवाल के महापंचायत छोड़ने के बाद मंत्री ममता भूपेश, भजन लाल जाटव, टीकाराम जूली भी कार्यक्रम से चले गए। SC/ST समुदाय की 22 पेंडिंग मांगों को लेकर जयपुर के मानसरोवर ग्राउंड में महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में दलित आदिवासी समुदाय के नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर लंबित पड़ी मांगों का समाधान न करने पर नाराजगी जाहिर की। नेताओं ने साफ कहा कि दलित आदिवासियों को केवल वोट बैंक समझना बंद कर देना चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में SC/ST समुदाय के लोगों ने इकट्ठा होकर अपनी हक की बात कही। महापंचायत में बताया गया कि सरकार के स्तर पर 22 और केंद्र सरकार के पास 14 डिमांड पेंडिंग है। इनका समाधान जल्द ही किया जाना चाहिए। 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान प्रदेश में SC/ST के लोगों पर 322 FIR हुई थी। राजस्थान सरकार के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में SC/ST को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देते हुए करीब 9 कुलपति नियुक्त करने की मांग हुई। महापंचायत में सरकार की भर्तियों में बैकलॉग का मुद्दा भी प्रमुखता से छाया रहा। महापंचायत से मांग की गई है कि राजस्थान सरकार के सभी विभागों में बैकलॉग को विशेष अभियान चलाकर भरा जाए। 11 जनवरी 2022 से पहले से काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को संविदा नियम 4 के तहत फिर अनुबंधित करते हुए समय आरक्षित वर्गों के रिक्त पदों को भरा जाए। नेताओं ने कहा कि SC/ST अधिनियम 1990 से लागू हो गया था, लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा 2011 में नियम बनाए गए। एक्ट में 2015 और 19 में संशोधन किए गए। इस कमेटी का फिर से गठन देरी से करना और इसकी नियमित बैठकें नहीं होने के कारण इसके क्रियान्वयन से संबंधित आ रही समस्याओं के समाधान की धीमी गति रहती है। इस महापंचायत में प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। SC/ST आबादी के आरक्षण बढ़ाने की मांग हुई है। इसके साथ ही SC/ST आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की गई है। राजपूत, जाट, ब्राह्मण के बाद अब SC/ST समुदाय ने अपनी मांगों को लेकर शक्ति प्रदर्शन किया। प्रदेश में 9 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अब SC/ST समुदाय राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए मैदान में कूद चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, ऐसा नहीं है कि जयपुर में सिर्फ SC/ST की महापंचायत हुई। करनी सेना की ओर से भी केसरिया महापंचायत का आयोजन किया गया। EWS आरक्षण सहित तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई। साधु संतों की सुरक्षा की मांग भी की गई। रिपोर्ट देखिए। चुनावी साल में राजस्थान की धरती पर महापंचायत हो रही है।
एक ओर जहां SC/ST समुदाय ने महापंचायत की, तो दूसरी ओर श्री राजपूत करनी सेना की ओर से केसरिया महापंचायत की गई। इस महापंचायत में प्रदेश भर से हजारों की तादाद में राजपूत समाज और सवर्ण समाज के लोग इकट्ठा हुए। शामिल होने आए सभी लोगों ने केसरिया पगड़ी पहनी हुई थी। श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के नेतृत्व में हुई इस महापंचायत में यूपी सरकार में राज्य मंत्री रघुराज सिंह, यूपी से भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह, राजस्थान से भाजपा विधायक नरपत सिंह राजवी, गहलोत सरकार में राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह। हालांकि राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस से जुड़े प्रमुख नेताओं ने इस केसरिया पंचायत से दूरी बनाए रखी। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास, राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी, जयपुर ग्रामीण से भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत कई प्रमुख राजपूत नेता भी इस कार्यक्रम में नहीं आए, जो चर्चा का विषय बना रहा। इस महापंचायत में कई मांगे हुई, जिसमें वकीलों की तर्ज पर साधु संतों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड के गठन की मांग, राजपूत समाज के इतिहास और महापुरुषों की पहचान से छेड़छाड़ नहीं हो, इसके अलावा EWS आरक्षण 10% से बढ़ाकर 14% करने की मांग की गई। सभी विश्वविद्यालयों में EWS छात्रावास की मांग की गई। केंद्र सरकार द्वारा EWS संबंधित जमीन, मकान, प्लॉट की शर्तें हटाई जाएं। पंचायती राज, स्थानीय निकाय और सभी चुनावों में EWS के तहत अन्य आरक्षित वर्गों के अनुसार कोटा निर्धारित करने की मांग की गई। सामान्य आर्थिक कमजोर वर्ग के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विशेष आर्थिक सहायता पैकेज की मांग की गई। यूपी से भाजपा सांसद दुष्यंत सिंह ने केसरिया महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि राजपूत समाज का इतिहास सतयुग से शुरू होता है। हमारा इतिहास त्रेता, द्वापर और कलयुग में भी मिलता है। अब हमें समय के साथ साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा। साधु संतों की हत्या, EWS आरक्षण की मांग पर यह महापंचायत जारी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जिसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए बात नोएडा की। नोएडा अथॉरिटी का एक कारनामा इन दिनों खूब चर्चा का विषय बना हुआ है और कारनामा ही कुछ ऐसा है। दरअसल नोएडा के सेक्टर 67 एंड 70 रोड पर यू टर्न बनाया गया, लेकिन इसकी लागत लोगों को हजम नहीं हुई क्योंकि इसे बनाने में 1 करोड़ का खर्चा आया। अब सोशल मीडिया पर लोग सवाल करने लगे हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या लगा है जो इसकी लागत इतनी ज्यादा आई है। देखिए। नोएडा की माया नगरी में एक ऐसा कायाकल्प हुआ जिसकी चर्चा दूर सुदूर तक हो रही है, और भला हो भी क्यों ना, काम ही कुछ ऐसा हुआ। नोएडा की सड़कों पर गजब का कारनामा देखने को मिला। एक यू टर्न का निर्माण हुआ, लेकिन उसकी कीमत लोगों को हजम नहीं हो रही। दरअसल 1 अप्रैल की सुबह नोएडा अथॉरिटी की CEO रितु माहेश्वरी ने एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि नोएडा सेक्टर 67 और 70 की सड़क पर एक नया यू टर्न बनाया गया। इससे गाड़ियों को कम स्टॉप्स लेने होंगे, ट्रैफिक जैम भी कम होगा। इससे नोएडा वासियों का वक्त बचेगा। पर इस ट्वीट में एक ऐसी बात लिखी थी जिस पर सबके कान खड़े हो गए। ऋतु ने बताया कि इस यू टर्न को बनाने में 99.71 लाख रुपए खर्च हुए। बताइए, 1 करोड़ का स्पीड ब्रेकर। इसके बाद तो इस यू टर्न की चर्चा हर ओर होने लगी। सवाल पूछा जाने लगा कि आखिर इसमें कहीं सोना तो नहीं लगवा दिया गया। नोएडा अथॉरिटी के एक और प्रोजेक्ट को लेकर जहां सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही हैं, अगर बात करें नोएडा अथॉरिटी की, तो नोएडा अथॉरिटी इस कट को अपनी उपलब्धि बता रही है। मैं बता दूं, इस कट को बनाने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। नोएडा अथॉरिटी इसको अपनी उपलब्धि गिना रही है, लेकिन अगर बात करें सोशल मीडिया में, तो सोशल मीडिया में लोग लगातार इसको लेकर भ्रष्टाचार से जोड़ रहे हैं और नोएडा अथॉरिटी की खिल्लियां उड़ा रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं, ये वो कट है जिसको नोएडा अथॉरिटी ने लगभग 99,71,000 के रुपए में बनाया है, और इसकी चीज़ें आपको खुद दिखेंगी कि अभी भी मरम्मत का काम चल रहा है। और उसके साथ साथ ये वो कट है जिसको नोएडा अथॉरिटी अपनी उपलब्धि के तौर पर नोएडा की CEO रितु माहेश्वरी ने खुद ट्विटर हैंडल से जारी किया है और इसको अपनी उपलब्धि करार दिया है। लेकिन अगर आप देखें इसका कंस्ट्रक्शन को, तो कंस्ट्रक्शन आपको खुद बता देगा कि कितने करोड़ की इसमें लागत लगी है। ये देखिए, जिसके बाद यूजर्स जहां इसको ट्रोल करना शुरू कर दिया है, और अगर आप इसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे तो उसमें खुद सवालिया निशान आपको देखने लगेगा। जिसके बाद लगातार ट्रोलर्स इसको भ्रष्टाचार की एक और उपलब्धि गिना रहे हैं, तो वहीं नोएडा अथॉरिटी इसको अपनी एक उपलब्धि बता रहा है।
जनता हैरान है। सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इसमें क्या लगा है कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। नोएडा अथॉरिटी इसे उपलब्धि बता रही है, लेकिन लोग जमकर मजे ले रहे हैं। हालांकि इस तमाम गुत्थम गुत्थी के बाद अथॉरिटी की ओर से सफाई भी आई। बताया गया कि इस परियोजना में सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 यू-टर्न है। लगभग 100 मीटर सड़क चौड़ीकरण, फुटपाथ बिछाने, 1200 मीटर फुटपाथ टाइलिंग और अन्य संबंधित काम भी इस पैसे में किए गए। बहरहाल अब ये हंगामा हुआ तो लोग सवाल पूछेंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी बीच एक अहम जानकारी आपको दे दें, इसरो ने एक और उपलब्धि हासिल की है। इसरो ने RLV-LEX को सफलतापूर्वक संचालित किया। इस मिशन का आयोजन एरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक में किया गया। RLV से सैटेलाइट लॉन्चिंग के मिशन की लागत कम हो जाएगी। देखिए, इसरो लगातार अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई ऊंचाई हासिल कर रहा है। अब इसी कड़ी में उसने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनमस लैंडिंग मिशन यानी RLV-LEX का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह कामयाबी सैटेलाइट की दुनिया में एक बड़ी कामयाबी है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट भेजने के बाद वापस धरती पर लौट आएगा। इसके जरिए दोबारा किसी और सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकेगा। अब तक के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आसमान में जाने के बाद नष्ट हो जाते थे। इसरो ने जानकारी दी है कि दुनिया में पहली बार विंग बॉडी एयरक्राफ्ट को हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर ले जाकर हवाई जहाज की तरह रनवे पर लैंडिंग के लिए छोड़ा गया। इसरो के मुताबिक RLV मूल रूप से स्पेस प्लेन है, जिसे बहुत ज्यादा ऊंचाई से 350 किलोमीटर पर आवर की तेज रफ्तार पर लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। तकनीकी तौर पर ऐसा करने के लिए लो लिफ्ट और ड्रैग का सही अनुपात रखना जरूरी होता है, ताकि लैंडिंग के दौरान एयरक्राफ्ट का संतुलन बना रहे। RLV भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO और इंडियन एयरफोर्स की मदद से बनाया गया है। RLV की सफल लॉन्चिंग के बाद अब सैटेलाइट भेजने में आने वाली लागत में कमी आएगी, यानी भारत भविष्य के सैटेलाइट लॉन्चिंग मिशन और कम खर्च में पूरा कर सकेगा। RLV-LEX ने सुबह 7:10 पर उड़ान भरी थी और करीब आधे घंटे बाद यानी 7:40 पर रेंज एयर स्ट्रिप पर उतर गया। इसे 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया गया और 4.6 किलोमीटर की रेंज पर छोड़ा गया। इसके कुछ देर बाद RLV लैंडिंग गियर के साथ खुद ही एयर स्ट्रिप पर लैंड हुआ।